नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर न्यूज रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ साइमा। तमाम देश दुनिया की खबरें लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं और विस्तार से चर्चा करेंगे और सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासी बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अब तमाम नेता अपनी अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज अज़दुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचने वाले हैं और यहां पर वो बड़ी जनसभा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अज़दुद्दीन ओवैसी का जाना सिर्फ एक दौरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जनसभा नहीं है, बल्कि सीधा सीधा विधानसभा चुनाव के लिए संदेश है कि अज़दुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को सीरियस ले रही है। और या यूं कह लीजिए कि विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है बी टीम होने का, तो उन्होंने वो काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, बी टीम के जो आरोप हैं वो पहली बार नहीं लग रहे हैं, बार बार अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर बी टीम होने के आरोप लगते हैं। लेकिन ऐसे में अज़दुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ी जनसभा करने वाले हैं और साथ ही साथ आज जो बड़ा यहाँ पर घटनाक्रम होने वाला है वो सीधे तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के सीधा असर डालेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो जनसभा होने वाली है, इसमें चुनावी शंखनाद होगा और साथ ही साथ ओवैसी के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के साथ साथ कई बड़े नेता भी इन दिनों बहराइच में डेरा जमाए हुए हैं। इसके साथ ही शौकत अली ने पहले ही ये कह दिया है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत तो पहले ही कर चुकी है। लेकिन आज यानी 14 जून को जो बहराइच में जनसभा होने वाली है, जहां पर अज़दुद्दीन ओवैसी लोगों को संबोधित करेंगे, ऐसे में साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीधे तौर पर यह 2027 विधानसभा चुनाव की बसात बिछाई जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव जो है वो एआईएमआईएम लड़ेगी, इस चीज का ऐलान हो चुका है। तो यहाँ पर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनको इस बात पर शक था कि अज़दुद्दीन ओवैसी इस बार गेम नहीं बिगाड़ेंगे, तो उनका खेल कहीं ना कहीं यहाँ पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि शौकत अली ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि एआईएमआईएम 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से आज ये जनसभा होने वाली है, तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर अज़दुद्दीन ओवैसी संबोधित करने वाले हैं। एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से ये जो बड़ी जनसभा है बहराइच में, बहराइच से जो सियासी संदेश देने की कोशिश है वो अज़दुद्दीन ओवैसी की तरफ से सीधा सीधा की जाएगी। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर हम फ्लैशबैक में लेकर के चले, तो अज़दुद्दीन ओवैसी बिहार में भी इसी तरीके से अपनी जो पार्टी की रणनीतियां हैं वो करते हुए नजर आए थे। पार्टी को सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर लोगों से जोड़ते हुए नजर आए थे। अब वही जो काम है वो सीधा वो उत्तर प्रदेश में करते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि अगर हम बात करें इस बार के चुनाव की, तो इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे तारीखें, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो ये अभी सदगर्मियां बढ़ी हैं, ऐसे में सीधे तौर पर ये मायने रखता है कि अज़दुद्दीन ओवैसी किस तरीके से सीधा 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ प्रभाव डालेंगे। देखिए, ओवैसी ने बहराइच रैली के बारे में भी एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में लिखा है कि इंशाअल्लाह 14 जून 2026 को बहराइच उत्तर प्रदेश में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करूंगा। बहराइच की हमारी तमाम माओं बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसानों और एआईएम से मोहब्बत रखने वाले हर फर्द से गुजारिश है कि बड़ी तादाद में इस जनसभा में शिरकत करके इसे कामयाब बनाएं और अपनी इत्तेहाद, एकजुटता का पैगाम दें। इसके साथ ही अब आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से बहराइच में आज अज़दुद्दीन ओवैसी जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। और जो ये वक्त रहने वाला है, ये वक्त शाम के 5 बजे से 10 बजे तक का रहने वाला है। तो ऐसे में ये सीधा सीधा यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अज़दुद्दीन ओवैसी ना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए, बल्कि साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियों का भी यहाँ पर खेल और समीकरण
दोनों बिगाड़ सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में अज़दुद्दीन ओवैसी की ये जो जनसभा होने वाली है, वो सीधे तौर पर यहाँ पर बहुत कुछ इशारा कर रही है और या यूं कह लीजिए कि विपक्ष के नेताओं का कहीं ना कहीं समीकरण डगमगाएगा और समीकरण बुरी तरीके से बिखर भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है 200 सीटों पर जो चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है एआईएमआईएम की तरफ से, तो ऐसे में ये समीकरण बहुत कुछ बदल सकते हैं। और इसका फायदा किसको होगा? क्या अज़दुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में इतने जोरों शोरों के साथ चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी को फायदा होगा या फिर विपक्षी पार्टियों को फायदा होगा? सीधे तौर पर ये वक्त फैसला करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में अज़दुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम किसका खेल बिगाड़ेगी। अगली खबर का रुख करेंगे और सीधा आपको लेकर के चलते हैं ईरान। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावा कर रहे हैं कि देखिए होर्मुज जो है वो खुल जाएगा। आज ही की डेट उन्होंने दी है कि आज ही बड़ा फैसला हो जाएगा। 14 जून की ये तारीख है और आज ही होर्मुज जो जलडमरू मध्य है वो खुल जाएगा। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इर्द गिर्द ही ये पूरा का पूरा जो मामला है वो नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरीके से सियासी केंद्र भी बन चुका है। देखिए, जिस तरीके से अब एक नई और खबर सामने आई है जिसमें ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि लगातार ईरान जो है वो डर की वजह से अपना यूरेनियम का भंडार है उसको सील करने के लिए आक्रामक कदम उठा रहा है और साथ ही साथ उसने इस यूरेनियम के भंडार को छुपा दिया है। ईरान ने जानबूझकर उन भूमिगत सुरंगों को ढा दिया है जहां पर ये यूरेनियम रखा गया था। और ये जो बड़ा अपडेट सामने आया है जिसके बाद यहाँ पर ईरान की भी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, चिंताएं हैं, वो सीधे तौर पर नजर आ रही हैं। उनके प्रवेश द्वारों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं और ईरान ने ये कदम तब उठाया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी सेना को इस यूरेनियम को जब्त करने का आदेश दिए जाने की अटकलें तेज दी। ईरान की सैन्य घेराबंदी ने अब अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही परमाणु वार्ताओं को एक बेहद ही पेचीदा मोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया है। देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है वो धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई की बात कह रहा है। वो कह रहा है हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमारे पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है। और रही बात के यूरेनियम को सरेंडर करने की बात, तो ऐसा नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा उसका संकेत भी सीधा सीधा ईरान ने दे दिया है और दावा ये किया जा रहा है कथित तौर पर कि जो यूरेनियम का भंडार था जहां पर यूरेनियम रखा गया था उसको पूरी तरीके से ईरान की तरफ से ढहा दिया गया है। अब देखिए, ईरान के साथ जो समझौता करना वो पूरी तरीके से अब टेढ़ी खीर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ईरान जो है वो अपनी चीजों से बिल्कुल भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ईरान जो है लगातार समझौते से इनकार भी कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम समझौता करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे वरना हम कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए, आज जो घटनाक्रम हुआ है वो भी बेहद ही दिलचस्प रहा है। दिलचस्प इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एक तरफ दुनिया उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आखिर कब खुलेगा और खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा इसकी भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम आज ही समझौता करेंगे और अगली सुबह हो सकता है कि ईरान की पूरी जो सभ्यता है वो ही खत्म हो जाए, देश खत्म हो जाए। हालांकि कई बार उनके ऐसे बयान देखने को मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से सीधा आज भी इनकार किया गया कि जो समझौते की तारीख है वो बिल्कुल भी तय नहीं है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे अमेरिका कि आज कोई समझौता होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा ईरान की तरफ से इस बात को भी खारिज कर दिया गया और ईरान को भी सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि उसकी वजह से और अमेरिका के बीच में जो ये इतने ज्यादा तनावपूर्ण रिश्ते अब हो चुके हैं, क्योंकि अभी इसके सुधरने की कोई उम्मीद फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं, ईरान कुछ और कहता है, कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। यानी कथनी और कहानी में जो अंतर है वो सीधे तौर पर जमीन आसमान का है। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में ईरान की तरफ से जहां पर यूरेनियम भंडार लगा हुआ था कथित तौर पर उसको ही ढा दिया गया है।
जो बेसमेंट में यूरेनियम का भंडार था, कथित तौर पर उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। अब ये जो यूरेनियम का भंडार है वो कहाँ पर छिपा हुआ था और अमेरिकी की जो सेना है उसकी योजना क्या थी, इस पर भी एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के इस अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का ज्यादातर हिस्सा मध्य ईरान में स्थित इस्फहान परमाणु परिसर की भूमिगत सुरंगों में दबा हुआ है, जबकि कुछ हिस्सा बाकी गुप्त ठिकानों पर है। मई के बीच में ही अमेरिकी सेना इस परमाणु सामग्री को जबरन जब्त करने के लिए बड़ा सैन्य ऑपरेशन जो है वो शुरू करने वाली थी। लेकिन अब देखिए, अमेरिका कोई ऑपरेशन करता उससे पहले ही ईरान ने पूरी तरीके से उस ऑपरेशन को ही नाकाम कर दिया जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका की तरफ से दरअसल कथित तौर पर ये बार बार चीजें सामने आई कि ईरान पर वो हमला करेगा और ईरान ने जहां पर भी यूरेनियम भंडार रखा हुआ है उस भंडार को पूरी तरीके से अमेरिका नष्ट कर देगा। अमेरिकी सेना जो है वो ऑपरेशन करेगी और ईरान पर रखे हुए सारे के सारे यूरेनियम भंडार को पूरी तरीके से नष्ट कर देगी, क्योंकि ईरान उसको सरेंडर करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। अब ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर सीधा सीधा मुंह तोड़ जिसको जवाब कहा जाए या फिर एक कदम आगे की तरफ कहा जाए कि यहाँ पर जो ईरान है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। ईरान ने सीधा सीधा कह दिया कि देखिए, आप हम पे कोई ऑपरेशन चलाएं, आप हम पे कोई कार्रवाई करें, आप हम पे कोई एक्शन लें, उससे पहले ही हम अपने पूरे के पूरे भंडार को ही ढहा देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो सीधा सीधा यहाँ पर ईरान ने ये सीधा संकेत दे दिया है कि देखिए, अमेरिका के साथ में समझौता करने का उसका कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के साथ अगर वो समझौता करेगा तो अपनी शर्तों पर करेगा, और सबसे बड़ी शर्त उसकी यही थी कि ईरान में जो यूरेनियम भंडार है वो नहीं सौंपेगा। पहली बात, ईरान मानने से इनकार कर रहा था कि उसके पास यूरेनियम का ऐसा कोई भंडार है, परमाणु शक्ति बनने वाला है। लेकिन उसके बाद तमाम चीजें हुई और उसके बाद ये समझ में आ गया कि देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सीधा सीधा यहाँ पर नजर आया कि अब ईरान जो है सीधा सीधा यहाँ पर नजर आता है कि ईरान जो है वो बिल्कुल अपनी चीजों पर अडिग है। ईरान अपनी चीजों से पीछे नहीं हट रहा है। ईरान पर जो बार बार दावा किया गया कि उसको यहाँ पर तबाह कर दिया जाएगा, उसको नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, ईरान का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। और विशेषज्ञ जो हैं, जो आपस में बातचीत करवा रहे हैं, तमाम देशों के जो विशेषज्ञ जो हैं वो सीधा सीधा यहाँ पर बताते हुए नजर आए हैं कि जो टेढ़ी खीर है वो यहाँ पर बिल्कुल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। टेढ़ी खीर यहाँ पर बिल्कुल साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि सीधा तौर पर विशेषज्ञों के लिए जो टेढ़ी खीर है वो परमाणु मिशन साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब देखना ये बेहद ही दिलचस्प होगा कि ये जो पूरा का पूरा मामला था वो इतना ज्यादा पेचीदा हो गया कि ईरान फिर भी हटने को पीछे राजी नहीं है। ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए भी ये बेहद ही मुश्किल सफर होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश की और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर पाकिस्तान ने कोशिश की और साथ ही साथ तमाम और चीजें थी, लेकिन फिर भी कहीं से भी कोई जो बात है यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आई। लेकिन ईरान अपनी चीजों पर अब भी वैसे ही है, वो अपनी टस से मस चीजों से नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी मांग उसकी ये थी कि जो ये युद्ध हुआ उसमें जितना भी नुकसान हुआ वो सारी की सारी भरपाई अमेरिका करे। तो अमेरिका इस शर्त को बिल्कुल नहीं मानने वाला और अमेरिका ने अभी तक मानी भी नहीं। दूसरी चीज कि जो उसकी संपत्तियां फ्रीज थी, जो उसके एसेट्स फ्रीज थे, उनको रिलीज किया जाए, इस चीज के लिए भी अमेरिका नहीं माना। अब ऐसे में ईरान ने 4 कदम आगे की सोची और यूरेनियम भंडार पर जो ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी, जो टेढ़ी खीर सबके लिए बना हुआ था, कथित तौर पर उस यूरेनियम भंडार को ही पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, ऐसा दावा जो है वो खबरों में किया जा रहा है। हालांकि इस चीज की सत्यता की पुष्टि अभी होना बाकी है, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें सीधे तौर पर नजर आता है कि पहले की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है। अब देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और सीधा आपको बांग्लादेश लेकर के चलते हैं। बांग्लादेश की जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सुन करके आपको दिमाग में एक नहीं हजार सवाल उठ जाएंगे और ये सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कट्टरपंथ का चेहरा कैसा कैसा होता है। कट्टरपंथ एक ऐसा भी होता है कि जब आपसे जबरदस्ती कुछ नारे बुलवाए जाएं, आप ना बोलें और आपको मौत के घाट उतार दिया जाए। कट्टरपंथ का एक चेहरा ये है।
दूसरा ये चेहरा है कि अगर किसी दूसरे समुदाय का, किसी दूसरे धर्म का कोई मंदिर बन रहा है या कोई मस्जिद बन रही है, तो बाकी लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको विचलित कर देंगी। वो तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, यहां पर जो माइनॉरिटी है, उन पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। और इसका जीता जागता जो सबूत है वो इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। ये तस्वीरें गवाह हैं उस चीज की कि बांग्लादेश में किस हद तक कट्टरपंथी सीधे तौर पर यहां पर जो चीजें नजर आ रही है, कट्टरपंथियों की मानसिकता क्या नजर आ रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि एक धर्म के लिए जो नफरत है वो इन कट्टरपंथियों के अंदर कितनी ज्यादा भरी हुई है। बांग्लादेश के गौबांधा जिले में यह पूरा मामला हुआ है, जहां पर 82 फीट ऊंची राम प्रतिमा का प्रोजेक्ट अब कट्टरपंथी दबाव के बाद रोक दिया गया है। ये जो आधी अधूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आधा अधूरा ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप प्रतिमा का बना हुआ, अब इस पर विवाद हो गया है। अब सोचिए, भगवान राम की प्रतिमा से किसको दिक्कत हो सकती है? कट्टरपंथियों को। बांग्लादेश में यही हो रहा है। 82 फीट ऊंची ये जो प्रतिमा है वो बन रही थी, लेकिन इतनी ज्यादा कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई, इतना ज्यादा उनके पेट में मरोड़े होने लग गई कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने सड़कों पर उतरे हैं। और जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर दूसरे धर्म की जो प्रतिमा बन रही थी उससे इतनी ज्यादा इनको दिक्कत हो गई। ये प्रतिमा आपको बता दें कि श्री श्री राधा गोविंद और काली मंदिर परिसर में बन रही थी। मंदिर समिति ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अस्थायी रोक दिया है, लेकिन इसकी असली वजह कट्टरपंथी संगठनों का दबाव बताया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर प्रदर्शन हुए हैं। प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे कट्टरपंथी संगठनों ने अधूरी संरचना गिराने तक की मांग कर दी। और कुछ तस्वीरें जो ऐसी सामने आई थी जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, जिससे जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो सकती हैं, इसलिए हम कुछ तस्वीरें आपको चुनिंदा नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए कि इस मानसिकता के लोग हैं। किस मानसिकता के लोग हैं आप अंदाजा लगाइए। थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूं, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। शेख हसीना को अपना वो देश छोड़ना पड़ा जहां पर उन्होंने राज किया, जहां पर वो सालों साल तक सत्ता में रही, वहां पर उनसे निकलना पड़ा। अब शेख हसीना की तस्वीरों के साथ, उनकी मूर्तियों के साथ, यहां तक कि मुजीबुर रहमान की मूर्तियों के साथ ऐसा ऐसा सुलूक किया गया कि देख करके भी आपको शॉकिंग लग। वो तस्वीरें भी बहुत विचलित कर रही थी। लेकिन अब वही सेम चीज रिपीट हो रही है कि बांग्लादेश में इस तरीके से एक हिंदू मंदिर बनने से आखिर कट्टरपंथियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। और दर्द इतना ज्यादा तेज था कि ये सड़कों पर नजर आया है। सड़कों के साथ साथ मूर्तियों पर ये लोग चढ़ जाते हैं, मूर्ति तोड़ने की मांग करते हैं, नारे लगाते हैं। और ये मानसिकता दिखाती है कि माइनॉरिटीज के साथ में बांग्लादेश में किस हद तक जुल्म हो रहे हैं। बार बार खबरें आती हैं, बार बार ये हम आपको बताते भी हैं, अलग अलग तस्वीरें आती हैं वहां से कि वहां पर हिंदुओं पर खास करके जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ रहा है। जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, कोई उस पर विराम नहीं है। लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस खामोश है। मांग कर रहे हैं शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की। वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने बांग्लादेश को शेख हसीना को नहीं सौंपा तो उन पर एक्शन होगा, उनसे जवाबदेही होगी, उनसे मांग की जाएगी। लेकिन जो हालात अभी बने हुए हैं बांग्लादेश में, जिस तरीके से ये तस्वीरें आई हैं सामने, वो सीधे तौर पर ये बताती हैं कि एक धर्म के प्रति जो नफरत है वो इन चुनिंदा कट्टरपंथियों के अंदर किस हद तक भरी हुई है। अब देखिए, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, इन तस्वीरों में सीधा सीधा जो अभी डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक खुफिया एजेंसियां जो हैं वो भी इस मामले की अब जांच में जुट गई हैं। और जो जांच है वो किसके खिलाफ की जा रही है वो भी समझना जरूरी है। कट्टरपंथी संगठन है इमाम उलमा परिषद, और इसके साथ साथ कुछ और ऐसे ही छोटे छोटे जो संगठन हैं वो इसको किस तरीके से भड़काते हुए नजर आए, उसका नजारा आपने तस्वीरों के माध्यम से देख ही लिया है। अब जो मांग है वो ये की जा रही है कि इस प्रतिमा को या तो गिरा दिया जाए या तो फिर इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए,
हालांकि अस्थायी रोक जो है वो ऑलरेडी लग चुकी है। ऑलरेडी यहाँ पर अब काम बंद हो चुका है। अब इस पूरे मामले में आगे जो लगातार प्रोजेक्ट है वो 2 सालों से लगातार ये टलता जा रहा था। 2 सालों से इस पर ब्रेक पर ब्रेक, ब्रेक पर ब्रेक लगता जा रहा था। और जब ये जाकर के प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, तब अब एक बार फिर से जो कट्टरपंथी थे उन्होंने सड़कों पर आकर के इसका विरोध प्रदर्शन किया, इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पोस्टर बैनर निकाले, मूर्तियों पर चढ़ गए और कहा कि इस तरीके की ये मूर्ति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, अस्थायी रोक लग जाती है। अब देखिए, बांग्लादेश में लगातार अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं। ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है और बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीर है कि बांग्लादेश में लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं को, अपने मंदिरों को भी यहाँ पर सही से पालन उनका नहीं कर पा रहे, नई प्रतिमाएं नहीं बनवा पा रहे हैं, या फिर धार्मिक आस्थाओं को अपने पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश में बेहद ही जो सिचुएशन है वो भी लगातार गंभीर बनी हुई है। अब आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अब सीधा आपको लेकर के चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार में भी आज जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। क्योंकि आज बिहार में परीक्षा होनी थी, 2 पालियों में परीक्षा होनी थी, लेकिन उस परीक्षा से पहले ही ऐसा बवाल कटा है, ऐसा यहाँ पर हंगामा बरपा है कि सीधा सीधा यहाँ पर हवाई फायरिंग की नौबत आ गई। और अब जो डिटेल में आ रही हैं चीजें, उसमें 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो बिहार में लगातार जिस तरीके से ये माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, और जो प्रदर्शन है वो सीधे तौर पर किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, कितने जो यहाँ पर अफसर हैं, जो जवान थे पुलिसकर्मी के, उनको चोटें लगी हैं, वो सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत होती है, जो शुरुआत में आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि जो छात्र हैं वो किस तरीके से यहाँ पर उग्र होते हुए नजर आए। जो छात्र हैं उनको वैसे तो नॉर्मली विनम्रता के लिए जाना जाता है, छात्रों के अंदर पेशेंस बहुत होता है, लेकिन पेशेंस का लेवल जब एकदम क्रॉस कर गया तो इस तरीके से जो उपद्रव है वो मचाया गया। जो तस्वीरें यहाँ से बिहार से निकल करके सामने आई हैं वो आपको हैरान भी करेंगी। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को काबू करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी, आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागने पड़े। और जो छात्र थे, जो यहाँ पर नाराज छात्र थे, वो सीधा सीधा ट्रेन के ट्रैक पर आ जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ वो इंजन पर आगे चढ़ जाते हैं और पूरी तरीके से रेल की सेवाओं को बाधित कर देते हैं। और पाटलिपुत्र की ये जो तस्वीरें हैं, देखिए ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पाटलिपुत्र में ये जो पूरा हंगामा हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन का जबरदस्त तरीके से जो डंडा है वो चला है। 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ ही लगातार जो अपडेट सामने आ रही हैं उसमें पुलिस प्रशासन के भी घायल होने की जो चीजें हैं वो भी निकल करके सामने आ रही हैं। अब किस तरीके से ये पूरा विवाद शुरू हुआ वो हम आपको बताते हैं, लेकिन अभी जो और ताजा खबर सामने आई है जिसमें 6 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और हंगामा बढ़ने पर कुछ उपद्रवी जो हैं वो ट्रेन और रेलवे संपत्ति में तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया। और जैसे ही इस हंगामे की जो तस्वीर है वो निकल के सामने आती है तो जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आईजी जितेंद्र राणा, एसपी के साथ साथ कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ती है इस पूरे मामले को शांत करने के लिए। देखिए, मामला शुरू होता है, बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की जो भर्ती परीक्षा है वो आज होनी थी और इसी को लेकर के ट्रेन लेट हो जाती है। जिस ट्रेन से बच्चों को जाना था, जो स्टूडेंट्स से पेपर देने के लिए जा रहे थे, उनको जिस ट्रेन से जाना था वो कंटिन्यू लेट हो रही थी। लगातार उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में जो ये टाइमिंग बढ़ने की वजह से नाराजगी थी वो सीधा सीधा यहाँ पर छात्रों की नजर आती है। थोड़ी थोड़ी पहले कहा सुनी होती है, फिर उसके बाद ये मामला बढ़ने लग जाता है।
जैसे जैसे वक्त गुजरता है, बच्चों को पेपर देने जाना था, पेपर नहीं पहुंच पाते हैं टाइम से, तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और तमाम छात्रों ने एक साथ रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर के जो ट्रेन थी उसको पूरी तरीके से रोक दिया। उसके इंजन पर चढ़ते हैं और उस इंजन पर खड़े होकर के जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। अब जैसे ही यह हंगामा बरपा, इस हंगामे की सूचना मिलती है, पुलिस प्रशासन से लेकर के रेलवे प्रशासन तक की तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, हालांकि तब भी हंगामा शांत नहीं होता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं इसमें पत्थरबाजी की भी खबरें हैं। जो पत्थर हैं वो सीधा तौर पर नजर आते हैं, तमाम पत्थर बिखरे हुए हैं सड़कों पर और साथ ही साथ जमीन पर, जिसमें ये पता चलता है कि जमकर पत्थरबाजी भी हुई है और इसी पत्थरबाजी में पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं तो इस स्थिति को काबू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। तमाम कोशिशें की गई लेकिन हंगामा इतना ज्यादा यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आया कि ये जो काबू करने की स्थिति थी वो सीधा सीधा अब नजर आती है कि अब ये जो स्थिति है वो सीधा तौर पर बिगड़ती हुई नजर आती है। और साथ ही साथ अब जो अपडेट सामने आई है उसमें यहाँ पर सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से भी और तमाम जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जो चीजें हैं वो भी सीधा तौर पर देखने को मिलेंगी। और जो अभी तक खबरें सामने आई हैं वो ये भी हैं कि 5 जो नामजद लोग हैं उनको भी शामिल किया गया है। 5 नामजद है, 500 से ज्यादा अज्ञात हैं और तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ऐसे में ये जो पाटलिपुत्र में पूरा हंगामा हुआ है उसने बिहार की राजनीति में भी एक बार फिर से और व्यवस्थाओं पर भी तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आखिर जब परीक्षा होनी थी तो ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से सही से क्यों नहीं हुई। जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी वो इतनी कमी उनकी क्यों नजर आई। सबसे बड़ा सवाल तो यही था छात्रों का। और यहाँ पर जब ये खबर सामने आई है तब भी यही सवाल है कि आखिर वो व्यवस्थाएं, वो तैयारियां वो कहाँ नजर आती हैं जब ऐसे हंगामे होते हैं। हालांकि ये हिंसक जो हंगामा हुआ, हिंसक जो प्रदर्शन हुआ, इसको कतई बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोई भी प्रदर्शन हो हिंसक नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान देता है। देखिए बिहार में ये जो पूरा हंगामा हुआ है उसने राजनीति में भी तमाम तरीके के जो कयासबाजियां हैं वो भी शुरू कर दी हैं कि क्या इस हंगामे के बाद सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन अब सीधा आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिस पर आपको भी गर्व होगा, देश को गर्व है और या यूं कह लीजिए कि पूरे विश्व को गर्व है। क्योंकि बार बार हमारा एक समाज है ना, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, महिलाओं को बार बार ये याद दिलाया जाता है कि तुम महिला हो। लेकिन उन्हीं महिलाओं ने ऐसा इतिहास रचा है जो शायद अब दोबारा कभी दोहराया ना जाए और कोई और इस इतिहास को दोहरा भी ना पाए। महिलाओं ने वो करके दिखाया है जो अभी तक किसी ने नहीं कर पाया। तो कहते हैं ना कि महिला सरस्वती भी है, महिला चंडी भी है, महिला दुर्गा भी है। तो महिलाओं ने वही इतिहास इस बार रचा है जिसमें सीधे तौर पर पहली बार यहाँ पर तमाम जो महिला अफसर हैं वो देश को मिली हैं, जिसको सुनने के बाद, जिन तस्वीरों को देखने के बाद आपको भी गर्व महसूस होगा और आप भी समझेंगे कि आज महिलाएं ना सिर्फ चांद पर जा रही हैं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं और उसको किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। अगर कुछ है सबसे आगे तो वो है राष्ट्र की सेवा, देशभक्ति, और ये इन महिलाओं ने दिखा दिया है। देखिए भारतीय सेना और देश की बेटियों के लिए जो ये इतिहास है वो अब पन्नों में दर्ज हो गया है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। देश में पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के पहले महिला बैच की 14 बेटियां 1 साल की बेहद ही कठिन ट्रेनिंग पूरी करके इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में अब अफसर बन गई हैं। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए और हैदराबाद की डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में आयोजित एनडीए पासिंग आउट परेड 2026 के बाद इन बेटियों को सेना में कमीशन मिला है। और ये ऐतिहासिक पल इसलिए भी खास है क्योंकि जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही महिलाओं के लिए एनडीए के दरवाजे खुले थे। और इस बार देहरादून और हैदराबाद दोनों जगहों को मिलाकर के कुल 746 कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। 13 जून को ये पूरा कार्यक्रम हुआ जिस दिन देश के 2 बड़े सैन्य केंद्रों पर जोश और गर्व का माहौल था।
देहरादून के आईएमए से इस बार 515 कैडेट पास आउट हुए हैं, जिनमें 16 अलग अलग देशों के 34 विदेशी कैडेट भी शामिल हैं। इसके साथ ही हैदराबाद की डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी से 231 फ्लाइट कैडेट्स ने अपनी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग पूरी कर ली है। 14 बेटियां जिन्होंने इतिहास रचा है, उनको लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा है कि ये इतिहास है और बेटियों ने जो इतिहास रचा है वो किसी भी कीमत पर कम नहीं है और इसको कम नहीं आंका जा सकता। देखिए, आईएमए के 94 साल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर 14 जो महिला कैडेट हैं वो पहली बार एनडीए में अफसर बनी हैं। अलग अलग आर्मी से लेकर के थल सेना, वायु सेना, तमाम जगहों पर जो उनको पद हैं वो दिए जाएंगे। और ये जो पूरा मामला है वो अब ना सिर्फ सुर्खियों का विषय बना है, बल्कि देश में एक गर्व का विषय भी है कि महिलाओं को जहां पर समाज दबाने की कोशिश करता है, ये वही समाज है जहां पर महिलाओं को दबाने की जो कोशिशें हैं वो सदियों से होती चली आई हैं, लेकिन महिलाओं ने उन बेड़ियों को अपने पैरों से निकाला। उन बेड़ियों को निकालने के बाद उन्होंने ऐसी उड़ान भरी है, ऐसी उड़ान भरी है कि आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उन्हें सैल्यूट कर रही है। जो 14 बेटियां हैं जिन्होंने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है, उन्होंने 94 साल के इतिहास को बदल दिया है। 94 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इन 14 बेटियों के हौसला अफजाई की है। वो पहुंची थी यहाँ पर सीधा सीधा, और भारत की जो यहाँ पर जो तस्वीर है वो विश्व पटल पर बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, तमाम देशों की अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो सेना में योगदान है वो बहुत बड़ा है, लेकिन भारत में वक्त वक्त पर इस बात पर भी सवाल उठा कि आखिर महिलाओं को सेना में जाने की इजाजत क्यों नहीं है। अब वो महिला है इस वजह से, या फिर कोई और वजह है? क्योंकि महिलाओं का सेना में जाना अब उस पुरुष सत्तात्मक समाज को भी सीधा सीधा आईना दिखा रहा है कि जिन महिलाओं को दबाने की कोशिश की गई, उन्हें उड़ान भरने का मौका मिला है तो वो आसमान खुद का समझ रही है, और वो आसमान उनका है। उड़ने की जो इच्छा है वो उनकी है, और वो उड़ेंगी भी और देश का सीना गर्व से चौड़ा करेंगी, देश की सेवा करेंगी, और साथ ही साथ अपने जो सपने हैं उनको भी उड़ान देंगी। अपने पंखों के बलबूते पर वो पूरे आसमान में छा जाएंगी, और ये यही हुआ है। 14 ये जो बेटियां हैं जिन्होंने 94 साल के इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, और ऐसा बदला है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि जितनी बार भी इनका जिक्र होता है उतनी बार सीना गर्व से चौड़ा होता है, और साथ ही साथ सैल्यूट निकलता है कि ऐसे बेटियों को, उन तमाम माँ बाप को भी सीधा सैल्यूट है जो सीधा यहाँ पर अपनी बेटियों पर पाबंदियां नहीं। और यहाँ पर जो है ये अब नए भारत की बदलती हुई जो तस्वीर है ये आपको नजर आएगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, और अब दोनों बराबरी पर हैं। क्योंकि जब दोनों बराबरी पर होंगे तभी देश की तरक्की होगी, क्योंकि देश को बेटे और बेटी दोनों की जरूरत है। और इन जो 14 बेटियों ने अब नया मुकाम हासिल किया है, उसको लेकर के जो यहाँ पर उत्साह है, जो जोश है, वो भी सीधा तौर पर नजर आ रहा है। जो तमाम नेताओं से लेकर के, राष्ट्रपति से लेकर के तमाम लोग जो तारीफ हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और वाकई इन बेटियों के हौसलों को सलाम है जिन्होंने उन बेड़ियों को तोड़ करके अपना आसमान खुद चुना है। मेरे साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।